भारत के आज़ादी के इतिहास में ना कुछ नाम तो हैं हिम्मत और कुर्बानी के और कुछ हैं गहरे विवादों के। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसमें ये दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। सुभाष चंद्र बोस। उनकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर देशभक्ति होती क्या है। तो सवाल यही उठता है कि इतिहास ऐसे इंसान को कैसे याद रखे। एक तरफ तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए लगा दी, पर दूसरी तरफ इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की सबसे विवादित ताकतों से हाथ मिला लिया। क्या वो हीरो थे या कुछ और? तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। बोस की शुरुआती जिंदगी को देखते हैं, क्योंकि वहीं से उस अडिग राष्ट्रवादी सोच की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। बोस की शुरुआत ही अब देखिए असाधारण थी। इंग्लैंड में जाकर उन्होंने मुश्किल ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। सोचिए, उस जमाने में ये किसी भी भारतीय के लिए एक शानदार कैरियर की गारंटी थी। पर 1921 में उन्होंने ये सब छोड़ दिया, ये कहकर कि देश की सेवा करना ज्यादा बड़ा काम है। ये कितना बड़ा बलिदान था, जो दिखाता है कि आज़ादी के आंदोलन के लिए वो किस हद तक समर्पित थे। कांग्रेस में बोस का कद तो बहुत तेजी से बढ़ा, पर जल्द ही उनकी सोच का टकराव शुरू हो गया, और वो भी सीधे महात्मा गांधी और पार्टी की टॉप लीडरशिप से। और ये कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं था, ये तो भारत के भविष्य के लिए दो बिल्कुल अलग रास्तों की लड़ाई थी। तो देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग नजरिए टकरा रहे थे। एक तरफ गांधी जी का रास्ता था, धीरज और अहिंसा का। वहीं दूसरी तरफ बोस का मानना था कि आज़ादी तो चाहिए, हर हाल में चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। और बस यही टकराव उनके राजनीतिक संघर्ष का बेस बन गया। और विडंबना देखिए, बोस जनता में इतने पॉपुलर थे कि दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, यहां तक कि गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार को हराकर भी। लेकिन उनके जो तेज तर्रार विचार थे ना, उन्होंने उन्हें उसी आंदोलन में अकेला कर दिया जिसका वो नेतृत्व करना चाहते थे। नतीजा, आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी छोड़नी पड़ी। अब कांग्रेस से अलग होने के बाद बोस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक फरारी नहीं थी, ये तो उनके इस यकीन का ऐलान था कि भारत की आज़ादी अब किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहनी है। ये जो वाकया है ना, किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मतलब ये दिखाता है कि वो कितने अनुशासित, कितने साहसी और अपनी प्लानिंग को अंजाम देने में कितने माहिर थे। सोचिए, अंग्रेजों की इतनी कड़ी निगरानी से बच निकलना लगभग नामुमकिन था, पर बोस ने वो कर दिखाया। और यहीं से बोस की कहानी उस मोड़ पर आती है जो आज भी सबसे ज्यादा विवादों में है। उनका नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान जैसी ताकतों के साथ हाथ मिलाने का फैसला। जर्मनी पहुंचकर बोस ने भारतीय युद्धबंदियों में से करीब 3000 सैनिकों की एक फ्री इंडिया लीजन बनाई। वो हिटलर से भी मिले, पर उन्हें जल्दी ये बात समझ आ गई कि नाजी जर्मनी को भारत की आज़ादी से ज्यादा अंग्रेजों को परेशान करने में दिलचस्पी थी। मतलब नाजियों का सपोर्ट कभी साफ था ही नहीं, हमेशा गोलमोल ही रहा। अच्छा, बोस की जो राजनीतिक सोच थी ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। उन्होंने साम्यवाद नाम की एक आइडियोलॉजी की बात की, जिसे वो कहते थे कि ये कम्युनिज्म और फैशिज्म का एक मिक्सचर है। उनका मानना था कि आज़ादी के बाद भारत को फिर से खड़ा करने के लिए अनुशासन और एक सख्त सिस्टम की ज़रूरत होगी, और इसके लिए एक मजबूत ऑथोरिटेरियन सरकार ज़रूरी है, कम से कम शुरुआती कुछ सालों के लिए। और यहीं पर एक बड़ा कन्फ्यूजन या कह लीजिए विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ तो बोस देश बनाने के लिए ऑथोरिटेरियन तरीकों की तारीफ कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने नाजियों के नस्लवाद और जापान के साम्राज्यवाद की खुले तौर पर निंदा भी की थी। शायद उनके लिए ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी थी। पर सवाल तो हमेशा यही रहेगा, क्या मकसद इतना बड़ा था कि उसे पाने के तरीकों की नैतिकता को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए? तो अब हम पहुंचते हैं बोस की कोशिशों के उस पड़ाव पर जो शायद सबसे अहम था। एशिया में उनकी अपनी सेना का गठन, जिसका एक ही मकसद था, फौजी ताकत से भारत को आज़ाद कराना। जब जर्मनी से कोई खास मदद नहीं मिली, तो बोस ने एक और ज़बरदस्त हिम्मत वाला काम किया। एक जर्मन और फिर एक जापानी पनडुब्बी में बैठकर वो सीधे ईस्ट एशिया पहुंचे। वहां उन्होंने रासबिहारी बोस की बनाई हुई इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की कमान संभाली और उसमें एक नई जान डाल दी। अपने पीक पर INA में करीब 40,000 सैनिक थे, और इनमें से ज्यादातर वही भारतीय सैनिक थे जिन्हें जापानियों ने मलाया और सिंगापुर में युद्धबंदी बनाया था। और यहीं पर उन्होंने अपना वो सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर नारा दिया,
इस एक लाइन ने उनके फॉलोअर्स में ऐसा जोश भरा कि वो भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो गए। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा था। इस सरकार ने बोस को जापान के साथ बराबरी के लेवल पर बातचीत करने का एक प्लेटफॉर्म दिया, और विदेशों में जो भारतीय थे उन्हें भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने का एक जायज़ कारण मिल गया। तो अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। आईएनए का मिलिट्री ऑपरेशन तो फेल हो गया, लेकिन बोस अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिस पर आज तक बहस होती है। जापान की आर्मी का साथ होने के बावजूद आईएनए का हमला कामयाब नहीं हो पाया। वजहें कई थीं: रसद की कमी, मॉनसून और ब्रिटिश इंडियन आर्मी का तगड़ा जवाब। और इस नाकामी के फौरन बाद 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में बोस की रहस्यमयी मौत हो गई। एक ऐसी मौत जिसने दशकों तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दी। महात्मा गांधी ने उनके बारे में जो कहा वो शायद बोस की विरासत के कंफ्यूजन को सबसे अच्छे से बताता है। उनकी देशभक्ति पर तो कभी किसी को शक नहीं था, पर उनके तरीकों पर सवाल हमेशा उठते रहे। तो आखिर में हमारे सामने सुभाष चंद्र बोस की दो तस्वीरें उभरती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ वो एक महान हीरो हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और दूसरी तरफ एक विवादित शख्सियत जिनके फैसलों पर आज भी भारत और पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है: क्या आज़ादी हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाना जायज़ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी की लड़ाई में कितने मुश्किल फैसले और नैतिक समझौते करने पड़ते हैं।